बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम मैट्रिसेस के सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस चैप्टर से है। प्रूव दैट दी फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट एंड हैंस डिस्कस इट्स सॉल्यूशन कम्प्लीटली। यानी हमको जो नीचे दिया गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसे प्रूव करना है कि ये कंसिस्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट तब होता है जब उसका सॉल्यूशन यूनिक होता है या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है, यानी दो में से कोई एक। और इनकंसिस्टेंट तब होता है जब नो सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन ना हो। तो अगर सॉल्यूशन है तो हमें बताना होगा फिर हैंस डिस्कस इट्स कम्प्लीटली कि वो किस तरीके का है, यूनिक है या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। और इसको फिर हमें फाइंड भी करना होगा किस तरीके से होगा। और इसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात चली तो वो ये दे रखा है x1 + x2 - x3 - 6 टाइम्स x4 + 6 टाइम्स x5 = -19। सेकेंड इक्वेशन है x1 + 7 टाइम्स x4 - 7 टाइम्स x5 = 28। थर्ड इक्वेशन है 2x2 - 3 टाइम्स x3 + 18 टाइम्स x4 - 4 टाइम्स x5 = 24। ये तीन जो इक्वेशन है, सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को लिखेंगे इनके कोफिशिएंट के साथ साथ में ध्यान रखेंगे कि x1 के नीचे टर्म x1 आए, x2 के नीचे x2 आए। हालांकि ये हम पहले कर चुके थे लेकिन बीच में वीडियो हमारा कट हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। तो सबसे पहले तो हमने ये इक्वेशन दे रखा था, इसको ये लिख लिया शुरू में। और फिर देखा है कि x1 को कोफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 होगा, क्योंकि हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स अभी बनाना होगी, इसलिए x1 x2 x3 सबके कोफिशिएंट हमारे सामने होने चाहिए। इसी तरीके से x2 का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 होगा और x3 का भी कोफिशिएंट -1 होगा। ऐसा लिखना ज़रूरी नहीं है, जैसा हमने लिखा यहाँ पर इसी तरीके से जैसा गिवन इक्वेशन है लिख सकते हैं और आसानी रहेगी आपको। अगर हम सेकंड इक्वेशन, चूँकि इसमें एब्सेंट हैं कुछ टर्म x2 के और x3 के एसेट्रा, तो हम x1 के नीचे तो x1 लिख दिया, x2 नहीं है तो 0 इनका कोफिशिएंट होगा x2 का और x3 का, इसीलिए ये टर्म यहाँ पर मौजूद नहीं थे। अगर लिखना चाहें लिख दें या फिर आप इसको ब्लैंक छोड़ दें इसको, और जो टर्म मौजूद हैं उन्हीं के नीचे लिख के और इस तरीके से अपने दोनों इक्वेशंस को, बाकी बची हुई इक्वेशन को कंप्लीट करें। और इन इक्वेशंस को जो कि यानी हमारा ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इससे हम मिलेगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जिसको हम ए पार्टीशन बी से डिनोट करते हैं। तो पहला जो ए जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है वो हमारे जो अननोन है x1 अननोन x1 x2 x3 x5 हैं, उनके कोफिशिएंट से मिलने वाली मैट्रिक्स होती है। तो पहले हम इसी को लिख देते हैं। फर्स्ट रो को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसका x1 को कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, x2 को कोफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 है, x3 का -1 है, x4 को कोफिशिएंट -6 है, x5 का कोफिशिएंट 6 है और राइट हैंड साइड में हम बाद में लिख देंगे। ऐसे ही सेकंड वाले इक्वेशन में कोफिशिएंट लिख दीजिए, x1 का 1 है, x2 और x3 टर्म मौजूद नहीं थे तो इनका तो 0 हो गया, x4 को कोफिशिएंट यहाँ पर 7 हो गया और x5 का -7 हो गया। ऐसे ही हमारा थर्ड जो इक्वेशन है इसमें कोफिशिएंट x1 का 0, x2 का ये 2, x3 का -3, x4 को कोफिशिएंट यहाँ पर 18 है और x5 का -4 है। और फिर ये तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स इतनी हो गई, यहाँ पर पार्टीशन कर देते हैं और राइट हैंड साइड में ये जो हैं इन टर्म्स को इन नंबर्स को लिख लेंगे। -19 है, 28 है और 24 है। अब कोशिश तो ये होती है हमारी इस जो मैट्रिक्स हमें मिली है पूरा ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाएगी। इसमें सिर्फ अगर हम पार्टीशन से पहले देखें तो ये हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो इसको रिड्यूस करके कोशिश ये होती है कि इसकी रैंक निकालना होती है, ए की रैंक निकालना होती है और ए बी की रैंक निकालना होती है। इसके लिए हम इसको कोशिश करते हैं कि एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए हम इस जगह पर 1 बनाते हैं और इसके नीचे 0 0 होना चाहिए। तो हमारे लिए आसानी रहेगी कि 0 जिसमें ज़्यादा है उसको हम फर्स्ट वाले रो में पहुंचा दें। तो हम R1 और R2 को इंटरचेंज कर देंगे। तो R1 को हम
रिप्लेस कर देते हैं R2 से, यानी इंटरचेंज कर देते हैं R1 R2 को आपस में। तो इस तरीके से मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी, लेकिन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इनकी रैंक और बाकी इंफॉर्मेशन जो है इससे रिलेटेड वो चेंज नहीं होती है। तो हम यहाँ पर इक्वल का साइन तो नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ इक्विवेलेंट का साइन यहाँ पर लगा देंगे, यानी ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्विवेलेंट टू ये मैट्रिक्स हमको जो मिलेगी उसको यहाँ पर राइट हैंड साइड में लिखेंगे। हमने कहा था कि ये सेकंड वाला रो में फर्स्ट रो में पहुँचाना है, तो हम इसे पहुँचा देंगे, लिख देंगे। तो 1 0 0, क्योंकि इसमें ज़्यादा ज़ीरो हमें नज़र आ रहे थे इसलिए ऐसा किया है, -7 और 28। और आपको मालूम है एक्लॉन फॉर्म से मैट्रिक्स की रैंक को किस तरीके से निकालते हैं, वो प्रोसीजर यहाँ पर हमें अपनाना है। या फिर हम अगर सामने नज़र आ रहा है कि रैंक इसकी कितनी है, तो फिर भी हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आगे आसानी हो जाए, हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकें। तो इसलिए हम इस मैट्रिक्स को थर्ड वाला रो जो है एज इट लिख देंगे विदाउट एनी चेंज, इसमें कोई भी बदलाव यहाँ पर हमें नज़र नहीं आता। और ये हमारा पार्टीशन हो गया। इस पार्टीशन से पहले ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स थी ये, और ये उसके बाद बी है ये। तो यहाँ पर हमें मैट्रिक्स टोटल मैट्रिक्स को कम्प्लीटली कोशिश करेंगे कि हम 1 यहाँ पर बनाए, उसके नीचे 0 ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। हालांकि ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा इस मैट्रिक्स में, फिर भी हम कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 के नीचे 0, ये तो पहले से मौजूद थे, यहाँ तो हमें बनाने की जो कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ पर हम 0 बना सकते हैं, यानी हम R2 में ऑपरेशन कर लें। R2 में से R1 को अगर हम माइनस कर देंगे, यानी इसमें से ये माइनस करेंगे, तो 1 में से 1 माइनस होकर 0 आ जाएगा। बाकी इसमें से इसे माइनस करेंगे 1 ही रहेगा, क्योंकि 0 माइनस करने पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। -1 में से 0 माइनस करेंगे, जब -6 में से -7 को माइनस करेंगे तो -13 हो जाएगा, और 6 में से माइनस करेंगे माइनस का 7 तो माइनस प्लस होके ये प्लस का 13 हो जाएगा। ऐसे ही फिर हम लास्ट में जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये दोनों चूँकि माइनस हो जाएंगे तो ऐड हो जाएंगे, ऐड होके माइनस का 47 आएगा। तो इस रो को हम यानी फर्स्ट रो में तो हमने कुछ नहीं किया, सेकंड रो में जो हमने बोला उसको हम लिख देते हैं, और थर्ड रो में भी कुछ भी नहीं किया, Z इसको नोट कर देंगे। तो इसको हम नोट करके लिख देते हैं अगले स्टेप में, अगले पेज पर। तो ये ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट हमारा एक मैट्रिक्स आ गया है। इसके एलिमेंट फर्स्ट रो के एलिमेंट में कोई हमने बदलाव नहीं किया, 1 0 0 7 -7 एंड 28 है। और इसके बाद यहाँ पर 0 1 -1 -13, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था माइनस का 47। और थर्ड रो में तो कोई चेंज ही नहीं किया है, तो फर्स्ट और थर्ड में कोई चेंज नहीं किया, तो एज इट नोट कर देंगे जैसा कि हमने पीछे नोट कर रखा। और सेकंड में चेंज हुआ वो हमने बता दिया था आपको, तो ये हमने इस तरीके से चेंज करके लिख दिया। कोशिश ये होगी कि 1 बनाए उसके नीचे 0, हालांकि इतना तो आ गया। और फिर यहाँ पर 1 होना चाहिए, बन गया, और उसके नीचे यहाँ पर 0 होना चाहिए, तो उसको हम 0 बनाएंगे। तो इसके लिए R3 में यानी हम यहाँ पर एक्लॉन मेथड का यूज़ करते हुए मैट्रिक्स की रैंक निकाल रहे हैं। हालांकि दूसरा फ़ायदा हमें ये मिल रहा है कि हमें जो है जो इक्वेशंस मिलेंगी वो थोड़ा सिंपल होके मिलेंगी। तो यहाँ पर R3 में ऑपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर 0 बनाने के लिए, कि R3 में से हम अगर माइनस कर दें R2 को, लेकिन डायरेक्ट नहीं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हुए, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में हर एक एलिमेंट में तो 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 माइनस होकर फिर यहाँ पर 0 मिल जाएगा, क्योंकि 1 उसके नीचे 0, यहाँ 1 उसके नीचे 0 होना चाहिए। तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हुए R3 में से 2 टाइम्स R2 को माइनस करेंगे, यानी चेंज सिर्फ R3 में होगा। R1 और R2 को एज इट नोट कर दीजिए। तो ए बी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ये हमारी चली आ रही ऊपर से ही। तो हमने जैसे कि बताया कि R1 और R2 सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। तो नोट कर देते हैं हम 1 0 0 7 -7 28 एंड 0 1 -1 -13
13n-47। उसके बाद यहाँ पर हम जो R3 में ऑपरेशन कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये समझें कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई होके ये 2 हो गया, ये -2, ये -26, ये +26 और इसमें मल्टीप्लाई होके ये 94 हो गया। और जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो 0 में से 0 माइनस करेंगे कोई इफेक्ट नहीं होगा, 2 में से 2 माइनस हुआ तो ये 0 आ गया। ऐसे यहाँ पर 2 का चूँकि इंटू हो चुका है, यहाँ पर 2 का इंटू हो चुका है तो यहाँ पर फिर यहाँ पर 2 का इंटू हो चुका है और -1 में से जब -2 माइनस करेंगे तो माइनस का फिर ये 1 बचेगा। और इसके बाद हम इसी तरीके से यहाँ पर 2 से इंटू करके 26 कर चुके हैं। 18 में से जब 26 को माइनस करेंगे, माइनस के 26 में तो प्लस हो जाएंगे, तो 18 और 26 प्लस होके ये 44 हो जाएंगे। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा बाकी सभी का भी। और इसी तरीके से यहाँ पर भी 26 और माइनस का हो जाएगा, जो -4 में से 26 माइनस करेंगे तो दोनों ही माइनस होने की वजह से ऐड हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। और ऐसे ही हम यहाँ पर भी 2 से इंटू करके से 94 हो जाएगा। और इस 24 में से माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 94 और 24 ऐड करके 118 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये पार्टीशन चल रहा था पहले से, इसको लगा दिया हमने। तो एक्लॉन फॉर्म से जो कि सॉल्व कर रहे हैं उसमें क्या होता है, 1 उसके नीचे 0 होना चाहिए, यहाँ पर 1 उसके नीचे 0। अब कोशिश हमारी होती है यहाँ पर 1 बना है लेकिन इसके नीचे कुछ है नहीं, और यहाँ पर इसको आप 0 बना नहीं सकते, यानी इस रो को पूरी तरीके से 0 किसी भी तरीके से नहीं कर सकते, और इसको ऊपर तो कोई चांस ही नहीं है। तो यानी ये रो ऐसी आ गई हैं कि हम कुछ भी कोशिश कर लें, यानी हम अगर ऊपर वाले रो को इधर से माइनस करते हैं या प्लस करते हैं, हो सकता है कि हम ये 0 बना दें, लेकिन फिर ये 0 ख़त्म हो जाएगा। ये आपने इसके रैंक में देख लिया होगा कि अब हम इसको कुछ नहीं कर सकते। अगर हम कुछ ऑपरेशन ऊपर वाले रो का यूज़ करते हैं नीचे की किसी रो में, तो फिर जो होंगे, जो हमने 0 बनाए हैं मेहनत से, वो ख़त्म हो जाएंगे। और इसका यूज़ करते हुए भी हम ऊपर नहीं कर सकते। अगर हमने ऑपरेशन माना कि यहाँ पर किया तो ये तो 0 बन जाएगा, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये तो 1 बना रहेगा। यानी कम से कम एक एलिमेंट तो जो है अननोन, एक एलिमेंट ऐसा होगा जो 0 नहीं है, बाकी भी होंगे, लेकिन हमें एक भी अगर होता है तो हम कहेंगे वो नॉन ज़ीरो रो होगा। और नॉन ज़ीरो रो अगर हमें मिल गए तो फिर हम कह सकते हैं कि ये भी नॉन ज़ीरो रो है, ये भी नॉन ज़ीरो, मतलब हर एक एलिमेंट 0 नहीं है, ऐसे इसका भी हर एक एलिमेंट नहीं। तो 3 रो ऐसे हैं तो ये पूरी मैट्रिक्स के, यानी ए बी मैट्रिक्स के जो 0 नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये ए बी जो हमारी मैट्रिक्स है उसके जो रैंक है वो 3 है। और ये देखिए सिर्फ अगर हम इस ए की बात करें, जो हमारा पार्टीशन यहाँ से हो गया है, हो चुका है, सिर्फ अगर इसकी बात करते हैं इतना, तो इसमें भी यही बात होती है। 3 रो ऐसे हैं, इसको 0 नहीं बना सकते। देखेंगे कि यहाँ पर दोनों की रैंक जो है वो इक्वल आ गई, यानी हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक अगर इक्वल आती है तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट है। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट है। अब यूनिक है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो उसके लिए हमें देखना होता है नंबर ऑफ़ अननोन। लेकिन हम देख रहे हैं नंबर ऑफ़ अननोन जो कि x1 x2 x3 x4 x5 है, यानी 5 हैं टोटल मिला के, ये तो ज़्यादा है इनसे, ये तो 3 है, और नंबर ऑफ़ अननोन ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ अननोन। तो नंबर ऑफ़ अननोन से डिसाइड हो जाएगा कि ये सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। क्योंकि ये अगर ये इक्वल होता, यानी ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक इक्वल होती नंबर ऑफ़ अननोन के, तब तो यूनिक सॉल्यूशन होता, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। देख रहे हैं कि रैंक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की इक्वल है इसके, तो सॉल्यूशन तो है, यहाँ से कह सकते हैं कि ओनली सॉल्यूशन है, सिस्टम कंसिस्टेंट है। तो लेकिन यहाँ पर चूँकि नंबर ऑफ़ अननोन से ये वैल्यू कम है, इसलिए ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये वैल्यू सिंस रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, therefore system
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज़ कंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट है। अब हम और साथ में जो कि नंबर ऑफ़ अननोन है कम है, आल्सो नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा है। रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसलिए कह सकते हैं ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। सिस्टम हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इन सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम लास्ट में जो इक्वेशन हमको मिली है उसको दोबारा से मैट्रिक्स फॉर्म से हमारे इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएंगे। तो इन पहले कोएफिशिएंट में x1 से, इसमें x2 से, इसमें x3 से, इसमें x4 से, इसमें x5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल रख देंगे 28 के। ऐसे ही दूसरे वाले इक्वेशन में, तीसरे वाले इक्वेशन में 3 इक्वेशन हमको मिल जाएंगे इक्विवेलेंटली, और ये हमें मिलेंगे वो थोड़ा सिंप्लीफाई होके मिलेंगे। तो x1 और देखिए चूँकि ये इनके तो ज़ीरो हो जाएंगे, x2 और x3, तो इनको हम लिख भी नहीं रहे हैं और जगह छोड़ दे रहे हैं थोड़ी सी। प्लस का 7 टाइम्स x4 और -7 टाइम्स x5, यहाँ पर x1 x2 x3 x4 x5 और इक्वल करेंगे 28 के, तो इसको हमने लिख दिया 28 के इक्वल। ऐसे दूसरा इक्वेशन है, तो यहाँ पर x1 का कोएफिशिएंट 0 x2 से स्टार्ट होगा, तो इसी के नीचे ही लिखेंगे x2 और -x3, फिर है -13 x4 और प्लस का 13 x5, राइट हैंड साइड में माइनस का 47। x1 x2 ज़ीरो हो जाएगा, तो x3 से स्टार्ट करते हैं, -x3 और प्लस 24 x4 और माइनस का 30 x5, राइट हैंड साइड में 118। जो हमें 3 इक्वेशंस अभी लास्ट में मिले हैं, कोई इक्वेशन डाल दीजिए, चाहे कुछ भी 1 2 3 हम इक्वेशन यहाँ पर लिख देते हैं। अब चूँकि आपको पता ही है कि नंबर ऑफ़ अननोन 5 हैं और रैंक 3 है, तो 2 ऐसे होंगे अननोन जिनको हमें अपनी तरफ से कुछ वैल्यू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वैल्यू देना होगी, आर्बिट्रेरी वैल्यू देना होगी। तो 2 लास्ट वाले ले लीजिए, x4 और x5। तो टेकिंग x4 को हमने मान लिया कि C1, यानी आर्बिट्रेरी कोई भी कांस्टेंट हम दे सकते हैं, जैसे C1 की वैल्यू 0 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, यानी सारी पॉसिबल वैल्यू। क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो C1 की इनफाइनाइट वैल्यू होंगी, और इसी तरीके से x5 को भी हम C2 कह देते हैं, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट भी होगी, 0 भी, 1/2 भी, -1/2 भी, यानी कोई भी रियल पॉसिबल वैल्यू जो भी होगी सारी की सारी इसमें ये होल्ड कर सकेगा, ये आर्बिट्रेरी जो है, जो अननोन है। और ये अब इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन, वैसे तो हम इक्वेशन नंबर 3 में ये वैल्यू को हमें रखना चाहिए। लास्ट से शुरुआत करते हैं इसकी। तो इक्वेशन नंबर हम इसको 3rd में रख देंगे। इक्वेशन नंबर 3rd से में अगर हम इन वैल्यूज़ को रखेंगे तो यहाँ C1 हो जाएगा, इधर C2 हो जाएगा, और इसको हम इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और x3 उस राइट हैंड साइड में लेंगे तो प्लस का आ जाएगा। और इस तरीके से इक्वेशन नंबर 3 से हमारी x3 की वैल्यू मिल जाएगी, और साथ में हमने वैल्यू भी पुट कर रखी, 44 C1 हो जाएगा और -30 C2 हो जाएगा, -118 हो जाएगा। तो x3 की वैल्यू ये हमने यहाँ से फाइंड कर ली है। x2 की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो इक्वेशन नंबर हमारा 2 में x3 की वैल्यू ये वाली रख देंगे, और x4 और x3 की वैल्यू जो हमने टेक की थी, ली थी, मानी थी, उसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 को बुला लीजिए। इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो वहाँ पर है x2, उसके बाद -x3 की वैल्यू ये ब्रैकेट के अंदर रख दें जो भी हमें अभी फाइंड की थी, 44 C1 -30 C2 -118। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद था माइनस का 13 x4 था, x4 को हमने C1 माना है, प्लस का 13 x5 था जिसे C2 माना है, राइट हैंड साइड में माइनस का 47 है। अब इनको ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए और x2 की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। यहाँ हम राइट हैंड साइड में सबको पहले पहुँचा देते हैं, तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा 44 C1
और इनके साइन तो ऐसे ही रहेंगे 30 C2 माइनस 100, क्योंकि इस ब्रैकेट से पहले माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट हमने हटा दिया यहाँ से। ये टर्म उधर जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का जो था वो प्लस का हो जाएगा 13C1, ये प्लस के तो माइनस के हो जाएंगे C2, और माइनस का 47 पहले से मौजूद है। अब यहाँ पर कलेक्ट कर लीजिए, जो C1 हैं उनके कोएफिशिएंट दोनों ही प्लस हैं तो ऐड हो जाएंगे, ये 7 हुआ, 4 और 3, और ये 5 हो जाएगा, 57 हो गया। और C2 भी यहाँ पर हैं, दोनों ही माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे दोनों ही, और ये 43 हो जाएगा। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। और फिर इनके दोनों ही माइनस के हैं तो ये भी ऐड हो जाएंगे, इनको ऐड कर लीजिए तो देख लीजिएगा आप इनको, ये दोनों ऐड होके इतना आ गया x2। अब x2 भी आ गया। अब इन सारी सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 से x1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, सिर्फ x4 की जगह पर C1 और x5 यहाँ पर C2 रखने पे मिल जाएगी, जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमें मिल जाएगा x1 प्लस का 7C1 माइनस का 7C2 इज इक्वल टू 28। तो x1 की वैल्यू निकालना, इन दोनों को ट्रांसपोज कर दें तो ये माइनस का हो जाएगा 7C1 माइनस का ये प्लस का हो जाएगा 7C2 और प्लस का 28 पहले से मौजूद है। देयरफॉर ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के द solution of given system of equation system of equations are, तो पहला x1 है माइनस का 7C1, इन्हीं जो हैं जो अभी हम लोगों ने फाइंड किए हैं उनको लिख दीजिए। x2 की वैल्यू यहाँ पर ऊपर निकली हुई है 57C1 माइनस का 43 C2 माइनस 165। x3 की वैल्यू निकाली थी क्वेश्चन नंबर 3 से 44C1 माइनस 30 C2 माइनस 118, और x4 को हमने C1 लिया था और x5 को C2 लिया था, जो कि आर्बिट्री वैल्यू है। तो ये कोई भी वैल्यू रखेंगे, जैसे 0 और इसकी 1 रख दी, और फिर उनको यहाँ पर पुट करके एक सोल्यूशन मिल जाएगा। ऐसे फिर हम लोग C1 की कोई दूसरी वैल्यू जैसे कि -1 ले ली, C2 की वैल्यू 1 ले ली, और इन दोनों को रख के यहाँ पर रख के सारी x1 x2 x3 की वैल्यू निकालेंगे। इस तरीके से इनफाइनाइट वैल्यू C1 और C2 को अलग अलग देकर हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं, यानी और ये सारी वैल्यू जो है गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।